क्वेश्चन नंबर 4-5 है जो हमारा वो जनरल एंट्रीज का, वो हमने करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो इसमें उसने ट्रांजैक्शन ये दी हुई है, हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इससे हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड क्या क्यों, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। अब हम देखते हैं उसने हमें दिया क्या क्या हुआ है। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, वो इधर नहीं लगेंगी क्योंकि हमारे पास ये बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट में ये यूज़ होती हैं। अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, ये भी बैलेंस शीट की आइटम है। वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी हमारा एसेट है, ये उधर जाएगा बैलेंस शीट में। अकाउंट नोट एंड टैक्स पेएबल ये भी उधर जाएगा, बॉन्ड्स पेएबल बैलेंस शीट, पेड इन कैपिटल बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट, सेल्स सेल डिस्काउंट बैलेंस शीट, इंटरेस्ट रेवेन्यू हमारे ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें ना जो वो हमारे इस परफॉर्मे में ही आएंगी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है वो भी इधर ही आएगी। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर है वो भी हो सकता है इधर ही आए क्योंकि हमने एफ निकालना होगा। उसके बाद ऑफिस सैलरी है, ऑफिस का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो ऑफिस की सैलरीज इधर नहीं आएंगी। उसके बाद जो है सेल सैलरी, सेल्स की भी नहीं आएंगी क्योंकि सेल से भी हमारा ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ फैक्ट्री को देखना है। यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी इधर नहीं आएंगे क्योंकि हमने यूटिलिटी बिल, बल्कि यूटिलिटी बिल पे किए हैं तो वो फैक्ट्री के भी बीच में ही किए होंगे, तो यूटिलिटी बिल्स इधर आएंगे। उसके बाद हमने जो रेंट पे किया है इसके बारे में भी उसने नीचे बताया होगा। यूटिलिटीज़ और रेंट के बारे में ना उसने नीचे एडजस्टमेंट दी होंगी, वो हम बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके बारे में बताया होगा। इंश्योरेंस है, इसके बारे में भी बताया हुआ है। डेप्रिसिएशन है, इसके बारे में भी बताया हुआ है, हम देखते हैं नीचे जाके। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें नहीं आएगा, या अगर नीचे बताया हुआ तो फिर डाल देंगे। फ्रेट इन है, फ्रेट इन कहाँ जाता है, जब हम डायरेक्ट मटेरियल्स है ना इसकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें ऐड करते हैं परचेजेस को और फिर हम साथ ही ऐड करते हैं फ्रेट इन को। फ्रेट इन का मतलब है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल है और ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट इन का मतलब है जो हमने किराया दिया ना, या तो गाड़ी का या बहरी जहाज़ का या किसी चीज़ का हमारे सामान को लोड करवाने के लिए, वो वाला किराया उसकी कॉस्ट में ही आता है। यानी जो हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ किया ना वो हमें इसकी जो कॉस्ट है ना फ्रेट इन की, ये ऐड करके फिर भरेंगे। फ्रेट आउट का मतलब है जब हमने चीज़ें बेची तब हमने किराया भेजा, तो ये इसमें नहीं आएंगी क्योंकि हमने देखना होता है कि चीज़ें बनाई हैं ना जो उस पर कितना खर्चा आया है। अब नीचे देख लेते हैं वो हमें क्या कह रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो। 80% ऑफ द यूटिलिटीज कॉस्ट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग केबल, द रिमेनिंग 20% इज रिलेटेड टू द सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द ऑफिस बिल्डिंग। कहते हैं 80% है ना जो वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग का हमने कहाँ देखना है, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्ट्री ओवरहेड में जाके ऐड करेंगे। जो 20% है ना उसको हम सेल्स वाले में देखेंगे, तो सेल्स का हमने रिकॉर्ड इधर करना ही नहीं, तो इसका हमारा लेना देना ही कोई नहीं। उसके बाद बी वाली रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है, बी वाली इन्फॉर्मेशन में, ऑल ऑफ द रेंट वाज फॉर ऑफिस बिल्डिंग, के रेंट है जो वो ऑफिस के लिए था। तो हमने ऑफिस का हिसाब किताब तो करना ही नहीं, हमने सिर्फ क्या करना है अपने इधर का फैक्ट्री का हिसाब करना है। प्रॉपर्टी टैक्स फॉर असेस टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हमने दे दिया था प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हमारा एफ में आएगा। 60% ऑफ द इंश्योरेंस कॉस्ट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हम क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस कॉस्ट है ना उसकी 60% लेंगे और इसमें एफ में ऐड कर देंगे, और जो 40% है ना वो सेल्स में यूज़ हुई है तो सेल्स का हमने रिकॉर्ड करना ही नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएशन उसने दी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की और ऑफिस इक्विपमेंट की। हम क्या करेंगे, टोटल उसने 5,40,000 ये 54,000 दी हुई है ना, ऊपर भी 54,000 दी हुई है, ये डेप्रिसिएशन दी हुई है। हमने क्या करना है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले जो दो इक्विपमेंट है ना, यानी इक्विपमेंट और प्लांट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे उधर एफ में, लेकिन जो ऑफिस वाला है ना इसको ऐड नहीं करेंगे। 30 और 20 50 को हम ऐड करेंगे, बाकी जो 4 है उसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑफिस का तो हमने हिसाब करना ही नहीं। मई 31-20 यानी ये हमारी इन्वेंट्री एंडिंग है। ऊपर उसने क्या दी हुई थी, 4/30/2020 की, यानी ये ओपनिंग है और ये हमारे पास एंडिंग है। ठीक हो गया। फिनिश गुड्स एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग और डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग। ओपनिंग ऊपर दी हुई है, एंडिंग नीचे दी हुई है। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट फॉर मई 20A। ठीक हो गया, मई 20A पता लग गया कि यहाँ पे भी मई 20A की उसने दी हुई है, तो ये एंडिंग ही है। एंड पे वो जो मंथ बताता है ना वो हमारे पास एंडिंग मंथ होता है। अब करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या देखना, परफॉर्मे में हमें उसने दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग को हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ था ये डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग कितना है, 28,000, ये आ गया 28,000 डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग, इसको लिख दिया। उसके बाद हमने देखना डायरेक्ट मटेरियल हमने खरीदा तो नहीं, जाके हमने देखा कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ किया था हमने, ये परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितने किया, 5,10,000 रुपये की। ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंपल 5,10,000 लिख देना, परचेजेज लिख के देखें यहाँ पे हमने ना सेकंड कॉलम बनाया है।
सेकंड कॉलम बना के, ये मेन कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, 5,10,000 इधर लिखा। अब अगर परचेजेस में कोई भी यहाँ रिटर्न होती इधर माइनस करके इधर लिखते। अब फ्रेट इन है ना, यानी इस पर और खर्चा लगा है, वो ऐड करके 15,000 जैसा कि हमने इधर पढ़ा था। फ्रेट इन कितना 15,000 रुपया, तो वो हमने 15,000 इधर ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास परचेजेस कितने की होगी 5,25,000 की। इसमें जब डायरेक्ट मटेरियल में परचेजेस को ऐड कर दिया तो हमारे पास 5,53,000 आ गया। इसमें से हमने क्या करना होता है, एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना होता है। तो एंडिंग इन्वेंट्री उसने नीचे हमें कितनी दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल की 23,000 रुपया। तो डायरेक्ट मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री को हमने माइनस कर दिया इधर से, तो हमारे पास क्या आ गया डायरेक्ट मटेरियल यूज, यानी जितना हमने डायरेक्ट मटेरियल टोटल यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे ऐड करना है डायरेक्ट लेबर, जो मैंने नीचे जाके किया है। डायरेक्ट लेबर बेशक नीचे करें या ऊपर करें, ऊपर कर दें। उसके बाद डायरेक्ट लेबर के साथ हमने ऐड करना होता है FOH। ये दो तरीके हैं, FOH को आप नीचे अलहदा से वर्किंग नोट में बना लें या फिर FOH को इधर इस तरह से कर लें। मैंने इसी तरह से किया है। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि लेबर कितनी लगी है फैक्ट्री पे, इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि डायरेक्ट का तो हमने सारा हिसाब कर लिया, डायरेक्ट लेबर हमने लिख ली अलहदा से। अब इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कितनी है हमारे पास, 90,000 है हमारे पास। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कितनी है 90,000 वो हमने लिख ली। उसके बाद यूटिलिटीज़ का उसने कहा था कि 1,35,000, यानी जितनी भी यूटिलिटीज़ है ना उसका 80% रिक्वायरमेंट ए में उसने हमें बताया था कि वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब फैक्ट्री ओवरहेड में होता है। तो फैक्ट्री में जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं उसकी यूटिलिटीज़ पे 80% लगा है टोटल यूटिलिटीज़ का, तो वो 1,08,000 इधर आ गया। उसके बाद हमें प्रॉपर्टी टैक्स उसने कहा था कि पूरे का पूरा हम क्या करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में लगा देंगे, यानी FOH में आएगा। उसके बाद इंश्योरेंस का 60% उसने कहा था। और डेप्रिसिएशन हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दो तरह के हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग से जो भी रिलेटेड होगा उसको हम इधर ऐड करेंगे। ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला हमने FOH का ऐड कर लिया, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आ गया 3,20,000। ये हमने मेन कॉलम में लिखा 5,30,000, फिर 3,20,000 और ये 2,60,000 जो है डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर बेशक ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों को लिखना इधर मेन कॉलम में है। उसके बाद हमारे पास आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 11,10,000। उसके बाद इसमें हमने ऐड किया वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इधर उसने हमें दिया हुआ है, ये आ गई वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 1,50,000। उसमें ये टोटल आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लेस कर दी एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कहाँ दी हुई है, ये एंड पे दी हुई है 2,10,000, वो भी हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि उसने हमें कहा हुआ था कि ये स्टेटमेंट आपने बनानी है।